बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरों पर तफसील से बात करेंगे आज के दो टोक में। पहली खबर, इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई के मुतालिक एक मुलाकात में कुछ इंकिशाफ हुआ है। इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर फौज के आला तरीन सतह के इजलास में क्या फैसले हुए जो बिजली बनकर गिरे हैं इसहाक डार साहब के ऊपर, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, हर गुजरता दिन खान साहब जो है वो इंकिशाफात कर रहे हैं और जनरल बाजवा का पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की सियासत में किस किस्म का किरदार रहा और फिर सियासत से बाहर जाने के बाद भी अपने जो दिफाई सोर्सेज हैं उनके जरिए कौन सी खबरें लगवाई जा रही हैं, ये किरदार इमरान खान एक एक करके बेनकाब कर रहे हैं। खान साहब ने जो इंकिशाफात किए हैं, खान साहब ये कहते हैं कि शुरू में काफी शक थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि एक बात जनरल रिटायर्ड बाजवा कहते थे कि एक ग्राउंड में हो रही थी, एजेंसीज हमारे लोगों को तोड़ रही थी। वो कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, ये प्लान 2021 की गर्मियों में बन गया। इसके बाद इस पर काम शुरू जो है वो बाकायदा तौर पर कर दिया गया। हुसैन हकानी को अमेरिका में हायर किया गया और अमेरिका में इस तासुर को उजागर करने की कोशिश की गई, जो लॉबिंग जिस किस्म की गई हुसैन हकानी की तरफ से, कि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ हैं। और इसकी ट्वीट भी यानी हुसैन हकानी की रिकॉर्ड पर मौजूद है। अमेरिका में मेरे खिलाफ एक शख्स काम कर रहा था। डोनाल्ड लू का जो मामला शुरू हुआ वो उधर से नहीं, वो यहां से शुरू हुआ। यानी पाकिस्तान में जनरल बाजवा, हुसैन हकानी और फिर किस किस्म की लॉबिंग की गई, इमरान खान साहब जो है इससे पर्दा उठा रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि सब प्लान बना हुआ था। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। ये कहना शुरू हो गए कि मैं फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूं। 2021 की गर्मियों में मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगले साल आर्मी चीफ कौन होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब देखते हैं तो समझ आता है कि इसके पीछे पूरा एक प्लान था और प्लान यहां से बैठकर बाकायदा तौर पर तैयार किया गया। शहबाज शरीफ को लेकर आना है और मुझे हटाना है। बाप और एमक्यूएम को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी, उनको कैसे धकेला गया। शाहजेन बुगटी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के अलावा खाना नहीं खाता, वो गया तब हमें वाजे हो गया। हमें आखिर में मालूम हुआ कि ये उनका प्लान है। एक जनरल रिटायर्ड बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे और एक के बाद, और उसके बाद जो उनकी शक्ल सामने आई वो मेरे लिए हैरान कुन थी। एक्सटेंशन के बाद उन्होंने असम्बली के अंदर सारी पार्टीज को एक साथ पे लाया और नून लीग को खास तौर पर ऑन बोर्ड लिया। तभी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उनके सारे केसेस से पीछे हट गए हैं। अचानक कमर जावेद बाजवा कहना शुरू हो गए कि देखें, मईशत को ठीक करें, एहतसाब भूल जाए, एनआरओ की बातें शुरू कर दी कि छोड़ दें, आप क्यों पड़े हुए हैं इनके पीछे। समझौता इधर हो गया था। समझौता ये था कि केसेस पीछे हटेंगे। बाजवा पर भरोसा करता था, हालांकि आसार दूसरे भी थे। सोचा था एस्टेब्लिशमेंट मेरी तरह सोचती है, इसका स्टेक पाकिस्तान में है। अगस्त में कमर जावेद बाजवा से आखिरी मीटिंग हुई और उन्होंने अजीब बात की कि आपके लोगों की ऊपर फाइलें हैं, आपके लोगों की ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं। आप भी उनके बारे में एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया जिसे राय साहब मैंने पहले भी नहीं दोहराया, आप भी नहीं दोहराऊंगा। आपके लोगों की ऑडियोस मौजूद है। इस पर मैंने कहा कि मैं था, ठीक है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता था, गुनाहगार आदमी हूं। मैंने पूछा कि हमारी एजेंसीज का ये काम है लोगों को ब्लैकमेल करना। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर जो है वो फाइलें तैयार की गई और ताकि हम इन लोगों को कंट्रोल कर सकें। मुझ पर हर रोज केसेस पर केसेस बनना शुरू हो गए, ऑडियोज निकलना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन को टैप किया गया। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। मुझे क्या एनआरओ दिया, मैंने क्या कहा था कि मुझे एनआरओ मिले, कौन सी चीज थी जिस पर मुझे किसी ने बचाया। शरीफों के लंदन के फ्लैट्स की जो बनी ट्रेल है वो आज तक सामने नहीं आ सकी। साकिब निसार की अदालत ने वो इन्वेस्टिगेट किया। मैं तो हलाल की कमाई पाकिस्तान लेकर आया। कमर जावेद बाजवा शहबाज शरीफ के बहुत करीब थे। अप्रैल में जब हमारी हुकूमत गई तो पाकिस्तान कहां खड़ा था। हुकूमत की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, हमें हटाया गया और चोरों को मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट कर गया। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार एक ही आदमी है। लिबनान में यही कुछ हुआ, ऊपर करप्ट लोग बैठ गए और मुल्क कमजोर हो गया। जो आर्मी चीफ है वही इस्टेब्लिशमेंट है और अगर मुझे मालूम होता ये एहतसाब नहीं करेंगे तो इस वक्त असम्बलियां तोड़ देता और बाजवा को मुझे कभी एक्सटेंशन नहीं देना पड़ती। राय साहब, वैसे खान साहब कहते तो ठीक ही हैं कि अगर जब ये चीज़ों का एहसास अगर वक्त से पहले मालूम हो जाती, चूंकि इमरान खान ने जब उनके खिलाफ साजिश की गई तब भी अवाम की अदालत में जाना पसंद किया, असम्बलियां तोड़ दी, तहलील कर दी। वो तो अल्लाह भला करे
सुप्रीम कोर्ट का जो जाग गई और फिर जागने के बाद उन्होंने पूरे का पूरा जो जमहूरियत की तरफ हमें लेकर जा सकता था, मुल्क को डिफॉल्ट होने से जो चीज बचा सकती थी, पाकिस्तान में एक पॉपुलर हुकूमत आ सकती थी, लेकिन पाकिस्तान के सबसे आला जो बड़ी अदालत है, इसके आला तरीन जजेस ने यह फैसला किया कि नहीं, इस तरह इमरान खान को हम हुकूमत जो है असम्बलियां तोड़ने नहीं देंगे, और फिर एक फैसला रिवर्स हुआ। राज साहब, अगर ये सब कुछ ना होता तो आज शायद मुल्क के हालात बेहतर भी होते, और ये जो आखिरी जो उन्होंने बात कही कि हम वक्त से पहले इलेक्शन करवा देते तो शायद ये चीजें ना होती। राज साहब, आपको क्या लगता है, जनरल बाजवा के बारे में अभी मजीद इंकशाफात होंगे या ये सिलसिला खत्म हो गया? चूंकि हर गुजरता दिन जनरल बाजवा का सियासत के अंदर इतना ज्यादा अमल दखल था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले जो पाकिस्तान में जो 35 बरस डायरेक्टली मार्शल लॉ लगा रहा, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक मुझे तो लगता है। देखें हाशमी साहब, एक तो जनरल बाजवा अपने जराए से जो खबरें लगवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब और उनके साथियों की कुछ फाइल्स जनरल बाजवा के पास मौजूद थी, और तासुर ये दे रहे हैं कि इमरान खान साहब के कुछ साथी करप्शन में मुलविस थे और उनकी फाइल्स जनरल बाजवा इमरान खान साहब के पास लेकर गए थे, जिसकी तस्दीक इमरान खान साहब भी करते हैं कि मुझे ये बताया गया कि आपके साथियों की फाइल्स मौजूद हैं, और ये तासुर दिया गया कि उनकी ऑडियोज वीडियोज भी मौजूद हैं और उनकी मुबैना करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं। अब आप एक तरफ ये दावा रखें जनरल बाजवा का अपने सामने और हमारे व्यूअर्स, और दूसरी जानिब एक सादा सी हकीकत जिससे पता चल जाएगा कि जनरल बाजवा का ये दावा दुरुस्त है या गलत। हाशमी साहब, अप्रैल 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को गिराने की जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर आयद की, और उसके बाद हमें पता है कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब आमने सामने थे। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट मीर जाफर और मीर सादिक कहा। तो उस पूरी सूरत हाल में जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रही थी, इमरान खान साहब के सिर्फ इतने अल्फाज जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक कि हम इक़्तिदार में आकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यह कहा कि हमने टी रूम में इमरान खान साहब की यह जारियाना तकरीर सुनी। मैं बयान यह करना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ इतने इकदाम हो रहे थे, उनके साथियों को उठा के बरना किया जा रहा था, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, पीटीआई के रहनुमाओं को फोन करके पीटीआई को छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, और हर वो सहाफ़ी जो पीडीएम के साथ साथ इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी एक बैलेंस्ड तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहा था व्यूअर्स को, उसको भी हिरासा किया गया, उसको भी गिरफ्तार किया गया, या कम से कम धमकी आमेज कॉल्स उसको भी आई। लेकिन हाशमी साहब, ये नीम मार्शल लॉ जो लगा रहा जनरल बाजवा के आखिरी 8 माह में, आखिरी 7 माह में, अप्रैल 2022 से लेकर 29 नवंबर 2022 तक, इन 7 माह में आखिर क्या वजह थी कि इमरान खान साहब की करप्शन का कोई स्कैंडल जनरल बाजवा भरपूर कोशिश के बावजूद सामने नहीं ला सके? अगर वो फाइलें ठीक थीं जिनके मुतल्लिक जनरल बाजवा ये दावा करते थे इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने के लिए कि आपकी और आपके साथियों की फाइल्स मौजूद हैं, तो इन 7 माह में एस्टैब्लिशमेंट जिसके पास इतने रिसोर्स होते हैं, वो इमरान खान साहब या इमरान खान साहब की कैबिनेट के, उनकी काबीना के किसी मेंबर की करप्शन की फाइल क्यों नहीं सामने ला सकी? पीडीएम की हुकूमत जो इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए उनकी जान लेने के दर पर थी, उनकी जान लेने के दर पर थी, और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी ने यह इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब पर जिस कातिल ने हमला किया वो बराह रास्त वफाक से हदायत ले रहा था। तो हाशमी साहब, पीडीएम जो इमरान खान साहब की जान लेने के दर पर थी, वो इमरान खान साहब का कोई माली स्कैंडल नहीं निकाल सकती थी। नैब भी अब उनका अपना है, एफआईए भी उनकी अपनी, रियासती इदारे भी उनके साथ काम कर रहे, जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ काम कर रही थी। तो फिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब की फाइल्स मौजूद थी, इमरान खान साहब के साथियों की करप्शन की फाइल्स मौजूद थी, लेकिन आज 8 महीने हो गए इमरान खान साहब के ऊपर और उनके किसी साथी पर किसी किस्म के करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं बन सका,
कोई केस नहीं बन सका। केस क्या बनाए गए? आजम सवाती की ट्वीट, यह केस बनाया गया। केस क्या बनाया गया? शहबाज गिल का बयान, यह केस बनाया गया। उसके बाद केस क्या बनाया गया? इमरान खान साहब का जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक बयान और उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक सेकंड पे प्लीज, 15-20 सेकंड सिर्फ। उस पर इमरान खान साहब पर मुकदमा कर दिया गया। तो हाशमी साहब, अगर इन बयानात के ऊपर इमरान खान साहब और उनके साथियों पर मुकदमात हो रहे हैं और उसके बाद इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए आखिरी अरबा जो जाली ऑडियोज लाई जा रही हैं और जिन जाली वीडियोस का जिक्र किया जा रहा है, अगर आखिरी अरबा यह है तो उसका मतलब यह है कि फिर इमरान खान साहब से सुलह कर लेनी चाहिए। आपके पास इमरान खान साहब के खिलाफ कोई मवाद नहीं है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब की कोई फाइल्स होती और उनके साथियों की फाइल्स होती तो बेहतरीन मौका वो था जब जनाब बाजवा की स्टैब्लिशमेंट काम कर रही थी और जनाब बाजवा आर्मी चीफ थे। अगर उस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ आप कुछ नहीं ला सके तो अब क्या लेके आएंगे? तो उसका मतलब यह है कि वो जो फाइल्स वाला मामला था वो सिर्फ इमरान खान साहब को धमका कर उस्मान बुज़दार को हटाना उसका मकसद था। उस वक्त इमरान खान साहब को दबाव में लाकर अपने कारोबारी मामला, जैसे इमरान खान साहब के करीबी ज़राए कहते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाने का मकसद भी कुछ कारोबारी मामला थे, वो कारोबारी मामला सीधे करने थे। वरना हाशमी साहब, इमरान खान साहब की वो फाइल्स किधर गई हैं? वो करप्शन की फाइल्स किधर गई हैं? लेके आए ना सामने। जी। कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की एक तो जाहिर है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, और सबसे बड़ा सबूत कि इनके पास इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिर्फ इमरान खान साहब के बयानात रह गए। इमरान खान साहब के बयानात के ऊपर ही ये कभी दहशतगर्दी का मुकदमा दे देंगे, कभी किसी और आप ये कह लें कि केस में उनके ऊपर FIR करवा देंगे और आखिरी अरबे के तौर पर इमरान खान साहब पर हमला भी करवा देंगे। आपने जो चीजें गिनवाई है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कुछ होता और इतने अरसे में ये सिर्फ एक घड़ी निकाल के लाए और उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है बात। राय साहब, एक नारा लगाया गया है नून लीग की तरफ से, और नारा ये कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। अब एहतसाब तो एक ही शख्स का करने की कोशिशें कर रहे हैं ना, तो इस बयानी में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? और दूसरी बात हमें ये भी बता दें कि इस पिछले 8-9 माह के अंदर नून लीग या इंपोर्टेड हुकूमत क्यों कामयाब नहीं हो सकी इमरान खान के खिलाफ कोई केस करने के हवाले से? क्योंकि मैं आज अयाज सादिक का एक बयान पढ़ रहा था और कैमरों के सामने अयाज सादिक ने खड़े होकर कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अंदर होंगे कुछ दिनों के अंदर और उनका जो हिसाब है वो शुरू हो जाएगा। और फिर मंजूर वसान साहब ने भी ये कहा कि 2023 के अंदर इमरान खान साहब सिंध की और मैं बलूचिस्तान की जेलों में देख रहा हूँ। राज साहब, ये तो सिर्फ नारे लगाते हैं, खोखले नारे जिस अपनी सियासत के लगाते हैं, झंडे खोखले देते हैं, उसी तरह एहतसाब का अमल भी मुझे तो खोखला नजर आता है। आपको भी इस्लामाबाद में बैठकर, क्योंकि आप इक़्तिदार की राहदारियों में आते भी हैं, आपकी मुलाकातें भी लोगों से होती हैं, जो ड्राइंग रूम्स में इस वक्त क्या सियासत है और क्या बयानिया है इमरान खान के हवाले से? देखिए आशफी साहब, एक तो अयाज सादिक पहले हमें यह बता दें कि क्या वो चेयरमैन नैब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, या आर्मी चीफ हैं? वो किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सिंध की या बलूचिस्तान की जेल में होंगे? या मंजूर वसान ये बातें किस बुनियाद पर कह रहे हैं? उनको किसने ये यकीन दहानी कराई है कि मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को, जिसको 85% लोगों की हमायत हासिल है, जिसने 2 ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर लिया है, उसको आप बगैर किसी केस के गिरफ्तार करेंगे? यानी अभी तक क्या केस निकला है इमरान खान साहब के खिलाफ? किस बुनियाद पर आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं? उनकी तकरीरों की बुनियाद पर, क्योंकि उनकी तकरीरें आपको हर रोज एक्सपोज कर रही हैं, उनकी तकरीरें लोगों में शऊर पैदा कर रही हैं आपकी करप्शन के खिलाफ और रजीम चेंज ऑपरेशन को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है। अब हाशमी साहब, जो आपने कहा कि इमरान खान साहब को जेल में डालने का प्रोग्राम और पहले एहतसाब और फिर इंतखाब, तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन बाकी रह गया है कि इलेक्शन हम ना करवाएं, इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर हम नाअहल करवा दें, टेक्निकल ग्राउंड पर इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप है और जो सरबराही है इसको हम ख़त्म करवा दें, तहरीक इंसाफ को तोड़ें। जैसे पंजाब असम्बली में एक खातून रुकन जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की हैं,
वो पीटीआई के ज़हरा नकवी पीटीआई के कोटे पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई थी। तो अब वहां पे जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, पीटीआई के कोटे पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई और अब वो ये कहती हैं कि मैं परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं दूंगी। आप देख लें कि किस किस्म के घिनौने ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। तो एक ही हल है इनके पास, इनके मुताबिक कि इमरान खान साहब को हम जेल में डालेंगे या इमरान खान साहब को नायल करेंगे, तो शायद ये अगला इलेक्शन जो है इससे हम राय फरार अख्तियार कर लें या अगले इलेक्शन में हम इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकें। हाशमी साहब, एक तो अगर ये इमरान खान साहब को जेल में डालेंगे तो उसका रिएक्शन ऐसा आएगा कि जो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को जेल में डालेंगे तो ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी फौजी क़यादत, हमारे चीफ जस्टिस का भी इम्तहान होगा कि 85% लोगों के लीडर के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं और 85% लोग उसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की अवाम उसके साथ खड़ी है। तो जिस लीडर के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है उसको जेल में सिर्फ इसलिए डाला जाए कि इस करप्ट टोले को मुसल्लत रखा जाए मुल्क पर, शहबाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी अदालतों के फैसलों के नतीजे में नॉन करप्ट है। यानी ये पूरी दुनिया में करप्शन का सिंबल है पाकिस्तान के हवाले से। हाशमी साहब, आप भी लंदन में रहते हैं, मुझे भी बतौर सहाफ़ी 40-50 मुल्कों में जाने का इत्तफाक हुआ है। तो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के मुतल्लिक आप अगर अपने फेलो जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बात करें तो इनके साथ करप्शन का नाम जुड़ा हुआ है, ये करप्शन के सिंबल बन गए हैं। इनको बाहर के मुमालिक में भी पाकिस्तान के हवाले से करप्ट माफिया के तौर पर जाना जाता है। तो इस करप्ट माफिया को मुसल्लत रखने के लिए इमरान खान साहब जो 85% लोगों की चॉइस है उनको जेल में डालेंगे तो ये फौजी क़यादत और हमारे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस और दीगर इदारों का एक इम्तहान शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त अवाम की रेड लाइन है। कोई भी लीडर इमरान खान साहब जितना मकबूल होता तो वो इस वक्त अवाम की रेड लाइन होता। तो अवाम इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करने देंगे और अगर ये रेड लाइन क्रॉस होगी तो फिर हाशमी साहब आप इस मुल्क के हालात को श्रीलंका के हालात की जानिब लेके जाएंगे। और किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मुसल्लत रखना है। अच्छा, अगर आपने इस करप्ट टोले को इस वजह से मुसल्लत रखना होता कि ये डिलीवर कर रहे होते, ये इकॉनमी को 5.97% ग्रोथ रेट जहां इमरान खान साहब ने छोड़ा था वहां से ये 6.97% पे ले गए होते, तो आप कहते हैं कि चलें माजी की करप्शन को छोड़ें, अभी कुछ डिलीवर तो कर रहे हैं। अब वो डिलीवर भी नहीं कर रहे, महंगाई का कहर भी नाजिल कर दिया आवाम के ऊपर और उसके बाद मैशत को दिवालिया करने के बाद जो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, एस्टैब्लिशमेंट से, इलेक्शन कमीशन से इस ख्वाहिश का भी इजहार कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें इसको टेक्निकल ग्राउंड पर खेल से बाहर करने के लिए, सियासत से बाहर करने के लिए। तो हाशमी साहब, ये तो मुल्क की आपकी जड़ें हिला देगा। बिल्कुल 1971 वाले हालात की रिजेम्बलेंस है, मौजूदा हालात को आप देखें, बिल्कुल 1971 के हालात की ये रिजेम्बलेंस है, वही हालात नजर आ रहे हैं। तो अगर आप बहुत टाइम तक इस करप्ट टोले को, खान साहब ने भी ये कहा है राय साहब के लिबिया में भी इसी तरह ही हुआ था, करप्ट लोग जो थे ऊपर आ गए और फिर जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि आप श्रीलंका की मिसाल अक्सर देते हैं, जैसा खान साहब भी बार बार श्रीलंका का कहते हैं। तो राय साहब, श्रीलंका वाले हालात तो सिर्फ आवाम ही सड़कों पर नहीं आई, मुर्गी का रेट आप देख लें, महंगाई देख लें, 650 रुपए किलो, और वो भी मुर्गी का गोश्त जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। आप इस मुल्क के अंदर 22 करोड़ आवाम को बहिरार में फेंक दें, मेरा ख्याल है कि यही अब वाहिद हल रह गया है। और जिस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं, हैविंग सेड ऑल दैट, राय साहब, 1 करोड़ आपको लगता है कि 1,90,000 रुपए, ऑलमोस्ट 1,88,000 रुपए सोने की फी तोला कीमत हो गई है। 3300 रुपया फी तोला कीमत आज बढ़ी है हाशमी साहब, रिकॉर्ड टूट गया है। 1 तोला सोना लोगों के लिए अपनी बच्चियों की शादी करना नामुमकिन हो गया है। आज के दिन में नया रिकॉर्ड बन गया है, 1 तोला सोना, आप अंदाजा कर लें। दूसरी जानिब हाशमी साहब, आज एक सर्वे सामने आया है कि पिछले 8 महीने में 7.5 लाख अफराद पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं और उसकी 2 वजूहात भी बयान की गई हैं उस सर्वे में। उसमें एक तो वजह यह बयान की गई है कि पिछले 8 माह में तबाहकुन महंगाई हुई है, और इसी सर्वे में दूसरी वजह यह बयान की गई है कि इन 7.5 लाख पाकिस्तानियों को अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल अब पाकिस्तान में नजर नहीं आता। तो इस नहज पर पहुंचा दिया है इस वक्त आपकी इस इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राय साहब। हैविंग सेड ऑल दैट, जनरल बाजवा के बारे में जो खान साहब ने जो बातें कही हैं और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना एक रंग छोड़ के गए हैं, इस रंग को आप क्या नाम देंगे, खैर ये तारीख इसका खुद फैसला करेगी। जनरल बाजवा क्या सोचते होंगे आज जो कुछ मुल्क के साथ वो करके गए, इमरान खान की हुकूमत को गिरा के, और जो उनके ख्यालात शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हैं जिन्हें वो बहुत ही काबिल समझते थे। राय साहब, कहाँ गई ये काबिलियत? शहबाज शरीफ एक नाकाम वज़ीर आज़म की तरह याद रखे जाएंगे पाकिस्तान की तारीख के अंदर, जिनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हल मौजूद नहीं है पाकिस्तान को, चाहे वो खारजा पॉलिसी हो चाहे वो आम आदमी हो, इस जो भंवर से निकालने के लिए। हाशमी साहब, एक तो जनरल बाजवा अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कभी भी नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ को कोई काबिल शख्सियत समझते हो, को काबिल लीडर समझते हो। शहबाज शरीफ को दोबारा से उन्होंने इसलिए मुसल्लत नहीं किया कि शहबाज शरीफ को वो बहुत अच्छा लीडर समझते थे और वो ये समझते थे कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ पर उनका इतना ट्रस्ट होता एज अ लीडर, तो इससे पहले ही इस्टेब्लिशमेंट का चूंकि असर रसूख रहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट 2018 में ही शहबाज शरीफ को ले आती। असल मसला कुछ और था। असल मसला वो है जो इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं कि जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी तो उस एक्सटेंशन की हमायत के लिए पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून की हमायत दरकार थी, और उस वक्त जनरल बाजवा मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में आ गए। नून लीग के साथ एक तरफ राब्ते में आ गए, दूसरी जानिब मलिक अहमद खान, जिनकी जनरल बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू साहब के साथ बड़ी करीबी दोस्ती है, तो एक वो लिंक भी इस्तेमाल हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ। मलिक अहमद खान तवातुर के साथ आर्मी हाउस में जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे। अब जनरल बाजवा अपने जराए से कहते हैं कि मैंने मलिक अहमद खान को कभी इमरान खान साहब के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हाशमी साहब, ये हो सकता है कि मलिक अहमद खान जो शहबाज शरीफ के राइट हैंड हैं, मलिक अहमद खान के मुतल्लिक अगर लोग ज्यादा नहीं जानते तो हम उनको बता दें कि वो शहबाज शरीफ के राइट हैंड है, शहबाज शरीफ के डायरेक्ट स्पोक्स पर्सन रहे हैं वो पंजाब में। वही मलिक अहमद खान जनरल बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू साहब के बहुत करीबी, आप ये कह लें कि इंतहाई करीबी हैं, और इसी कुर्बत की वजह से उनकी जनरल बाजवा से मुलाकातें होती रहीं। तो अब आप डॉट्स कनेक्ट कर लें कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि पंजाब में तब्दीली जनरल बाजवा के कोई कारोबारी मामला थे या उनकी फैमिली के कोई कारोबारी मामला थे जिसके लिए वो जोर दे रहे थे उस्मान बुज़दार की तब्दीली पर, और दूसरी जानिब मलिक अहमद वाला कनेक्शन। और इसी प्लेटफॉर्म पर हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि मलिक अहमद को इस्तेमाल करते हुए आखिरी 8 दिन में, जनरल बाजवा के जो आखिरी 8 दिन थे उनके रिटायरमेंट से पहले, उस वक्त शहबाज शरीफ को भी ये पैगाम दिया गया था कि 6 महीने की एक्सटेंशन दे दें जनरल बाजवा को। जनरल बाजवा मजीद कमालात कर देंगे नून लीग के लिए। जनरल फैज हमीद अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे, मई तक आप दें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन, और पूरा आपका जो 76वां लॉन्ग कोर्स है ये उस वक्त तक रिटायर हो जाएगा। यानी आपके जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रिटायर हो जाना है, आपके जनरल अजहर अब्बास ने रिटायर हो जाना है, पूरे 76वें लॉन्ग कोर्स के जो आपके ऑफिसर थे वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये सारा काम भी मलिक अहमद के जरिए किया जा रहा था, और मलिक अहमद ही फिर जाके लंदन में मियां मलिक अहमद थे। ये मलिक अहमद ने एक और भी काम किया, अगर आप इजाजत, मलिक अहमद ने ये जहांगीर तरीन के दिफा में भी आए हैं। ये वही नून लीग है जो इन्हें पहले एटीएम कहती थी, और जहांगीर तरीन को कहते हैं कि ये सजा दी गई इमरान खान के लिए, और इमरान खान को जो है बचा लिया गया। और फिर ये मलिक अहमद खान साहब जो है ना राय साहब, ये जनरल बाजवा के हवाले से भी कहते हैं कि जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान को नाअहली से बचाया गया। ये भी दावा इन्होंने किया है मलिक अहमद खान ने। और आपको याद होगा कि जब एस्टेब्लिशमेंट के एक चीज, जब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो कंपेन्स चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जी अब फौज आकर अपना दिफा नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि मलिक अहमद जो है पंजाब में बैठकर बाकायदा जनरल बाजवा का जो दिफा कर रहे थे। हाशमी साहब, ये असल में अब जनरल बाजवा अपने जराए से कभी मलिक अहमद को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कुछ कालम नवीसों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जराए से इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि ये पता चले कि मेरे तो इमरान खान साहब पर कितने एहसानात थे। यानी मलिक अहमद खान को अब याद आया है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब की कोई मदद की थी,
हाशमी साहब एक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी आर्मी चीफ जाहिर है उसको रिपोर्ट करता है, कोई भी डीजी आईएसआई उसको रिपोर्ट करता है, और कोई भी आर्मी चीफ जो है जहां पर उसका यह काम है कि वो बैरूनी खतरात से मुल्क को बचाए, रियासत को बचाए, किसी हुकूमत के खिलाफ भी कोई बैरूनी साजिश हो तो उसको नाकाम बनाना भी आर्मी चीफ का, फौजी क़यादत का, डीजी आईएसआई का ये उनका काम होता है। तो अब जनरल बाजवा ने क्या किया कि इमरान खान साहब की मुबैना फाइल्स लेकर उनके पास चले गए और उनको धमकाना शुरू कर दिया। अब अगर आगे हाशमी साहब नवाज शरीफ होते, शहबाज शरीफ होते, आसिफ अली जरदारी होते, चूंकि इनकी ओरिजिनल करप्शन मौजूद थी और इनको पता था कि हमारी ओरिजिनल फाइल्स मौजूद हैं एस्टैब्लिशमेंट के पास, तो ये तो दब जाते, ये तो एक सेकंड ना लगाते और मान लेते जनरल बाजवा के जो भी मुतालबात थे। जिस तरह इससे पहले मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में 3-4 वजीरों की कुर्बानी की थी, जिनमें परवेज रशीद भी शामिल थे, मुशाहिदुल्लाह मरहूम भी शामिल थे, और उसी तरह फिर तारिक फातमी भी शामिल थे। यानी उनके लिए तो जनरल बाजवा तो दूर की बात है, कोई लोअर रैंक का ऑफिसर भी उनको कोई थोड़ा सा दबाता तो वो दब जाते। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि वोट की बुनियाद पर आए हुए थे, उनको पता था कि उनके दिल में कोई चोर नहीं है, उनकी करप्शन की कोई फाइलें नहीं हैं, तो इस वजह से जनरल बाजवा के ये जो दबाव था और ये जो धमकी थी, इससे वो मरूब नहीं हुए और आखिरी वक्त तक उन्होंने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया। तो अब हाशमी साहब ये मलिक अहमद खान जैसे करैक्टर सामने लाए जा रहे हैं ताकि ये तासुर दिया जाए कि जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब की मदद की। और अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लें कि जनरल बाजवा ने कोई जस्टिस साकिब निसार से फैसला करवाया था, हाशमी साहब दो इसमें पॉइंट बड़े अहम हैं। एक तो मैं उस हीयरिंग को खुद जाके अटेंड करता रहा हूं, जब ये केस लगा हुआ था जस्टिस साकिब निसार की अदालत में, मैं बतौर सहाफ़ी उस हीयरिंग को अटेंड करता रहा हूं। जितनी स्क्रूटनी इमरान खान साहब की हुई है, जिस तरह से इमरान खान साहब से उनकी काउंटी की सैलरी स्लिप जो 30-30 साल पुरानी थी वो मांगी गई, तो हमें यह लगता था कि इमरान खान साहब को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जानबूझकर उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है कि 30-30 साल पुरानी सैलरी स्लिप्स उनसे मंगवाई जा रही हैं। फिर उन्होंने जमाइमा खान की कुछ हेल्प की, कुछ अपनी वो काउंटी जिसके लिए वो खेलते थे जो बंद भी हो गई थी, जिसमें से एक काउंटी, वहां से भी वो सैलरी स्लिप्स मंगवा के इमरान खान साहब ने वो सबमिट करवाई और अदालत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि इमरान खान साहब को वो नायल करार देते। यानी किस बात पर जस्टिस साकिब निसार नायल करार देते। और एक लम्हे के लिए अगर ये मान लें कि जनरल बाजवा ने साकिब निसार को ये कहा, जस्टिस साकिब निसार को, कि आप इमरान खान साहब को नायल करें ना करें, तो इसका मतलब है कि जनरल बाजवा ने अपने हलफ से गद्दारी की, अपना हलफ तोड़ा। जनरल बाजवा उस वक्त अदालतों को भी मैनेज कर रहे थे। इसका मतलब है अगर जनरल बाजवा जराए से ये खबरें लगवा रहे हैं तो फिर तो जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब जनरल बाजवा एक ऐसी सूरत में है जहां नून लीग के लोग भी, जनरल बाजवा ये समझते हैं कि नून लीग के ऊपर मैंने एहसान किया है, जो उन्होंने किया है उनको वापस लाके, लेकिन नून लीग उनका ये एहसान मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लें कि निजी महफिलों में या जनरल बाजवा अपने करीबी सहाफियों से पूछ लें कि नून लीग की महफिलों में नून लीग के रहनुमा जनरल बाजवा के मुतल्लिक क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो जनरल बाजवा के मुतल्लिक कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि जनरल बाजवा एक अच्छे सिपा सलार थे और उन्होंने कोई आइन के मुताबिक काम किया, कानून के मुताबिक काम किया, बल्कि अय्याज सादिक भी अभी कह रहे हैं, वो अय्याज सादिक जिन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक टांगे कांपने वाला बयान दिया था, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हमारे खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की और इमरान खान साहब को बचाया, तो हम चाहते हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई हो। तो जनरल बाजवा अपनी इन्हीं पॉलिसीज की वजह से आप देख लें कि मुल्क के सबसे अनपॉपुलर चीफ बन गए। इस तरह के मीम्स भी बने हैं कि जनरल याहिया के लिए भी कोई थोड़ी सी तमानियत का बायस होगा, उनकी रूह के लिए भी, कि चलें कोई और ऐसा चीफ आया जो मुझसे भी ज्यादा गैर मकबूल हो गया। ये इस तरह के मीम्स बने हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब तो अच्छा ये है, जनरल बाजवा के लिए मुनासिब ये है कि इमरान खान साहब तो एक अवामी लीडर हैं। अवामी लीडर तो जलसों में बात करते हैं, अवामी लीडर तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बात करते हैं, ये अवामी लीडर का इस्तेकाक भी होता है। तो जनरल बाजवा के लिए अच्छा ये है कि वो जिस तरह से एक होता है कि आप बिल्कुल मंजर आम से हट जाएं, तो वो उनके लिए अच्छा है ताकि उनके ऊपर डिस्कशन कम से कम हो, क्योंकि जनरल बाजवा के मुतालिक डिस्कशन होती है। तो इसमें बेहतर यह है कि जनरल बाजवा इस वक्त चुप साध लें, क्योंकि अगर जनरल बाजवा इसी तरह जराए से खबरें लगवाते रहेंगे
तो जनरल बाजवा पर यह तनकीद मजीद बढ़ती रहेगी और फिर ला महला जाहिर है कि जनरल बाजवा के नाम के साथ एस्टैब्लिशमेंट का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो एस्टैब्लिशमेंट भी इसकी जद में आती रहेगी। अच्छा साहब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और इसमें जो फैसले किए गए हैं, मैं कुछ जो अंदरूनी कहानी है वो कुछ आपसे भी हम जानेंगे और कुछ जो बातें हुई हैं वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम जो थे इसमें शरीक थे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने पर जोर देने की बात हुई है और इस पर अवाम पर मरकूज समाजी और इक्तिसादी तरक्की को तरजीह दी जाएगी और सूबाई एपेक्स कमेटियों को भरपूर तरीके से बहाल करने पर इत्तफाक किया गया है और CTD की सलाहियतों में इजाफा करने की बात हुई है। दहशतगर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अज़्म का इजहार किया गया है और फिर मईशत के हवाले से भी ये बात कही गई कि अगर मईशत स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का दिफा भी जो मजबूत होगा। ऐसा मेरे लिए जो एक तो हमें बताएं कि और क्या अहम फैसले हुए, नंबर 1, नंबर 2 के इसमें जहां से दहशतगर्दी आ रही है यानी अफगानिस्तान से, और आपने जो KP के वज़ीर आला हैं उन्हें क्यों मदऊ नहीं किया, मेरे लिए तो हाईलाइट था ये। बलोचिस्तान के वज़ीर आला भी इसमें शरीक नहीं थे, ये वो बॉर्डर्स हैं जहां से दहशतगर्दी आ रही है। जी राय साहब। देखिए आशमी साहब, एक तो दहशतगर्दी से भी ज्यादा मईशत इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का फोकस था और मईशत के हवाले से ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये जो एलामिया ड्राफ्ट होता है आशमी साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है या आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है तो उसका जो एलामिया ड्राफ्ट किया जाता है, जो तैयार किया जाता है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तैयार नहीं करता, उसमें ISPR को ऑन बोर्ड लिया जाता है और कॉन्सेंट के साथ वो एलामिया तैयार किया जाता है। अब आप देख लें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, होना तो ये चाहिए था कि पूरा सिक्योरिटी के ऊपर फोकस होता और सिक्योरिटी से रिलेटेड एलामिया आता, लेकिन आधे से ज़्यादा एलामिया जो है उसका फोकस है मईशत पर कि मईशत डूब रही है, मईशत को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। और हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक इसहाक डार ने ये जो मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल कर रखा है और IMF के जो शराइत थी जिनको अब ये डिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हवाले से भी कंसर्न्स का इजहार किया गया है कि इस तरह से मईशत आप नहीं संभाल सकेंगे और मुल्क दिवालिया हो जाएगा। यानी इसहाक डार के ऊपर एक तरह से अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया गया और फिर बाकायदा एलामिया में हाशमी साहब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया, जिसकी कवरेज इंडिया में भी हुई होगी और इंडिया में भी होती है, जाहिर है कि एक फौज का आला तरीन सतह का इजलास है सिविल और अस्करी फोरम का, उसका आधा से ज्यादा एलामिया मईशत के ऊपर है कि मईशत कैसे संभाली जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अब मईशत को संभालने का बोझ जो है ये भी फौज को उठाना पड़ेगा। ये कितनी अजीब सी बात है कि फौज का इजलास हो रहा है दहशतगर्दी के मामले पर और उसमें डिस्कस क्या हो रहा है, मईशत। तो ये तो एक तरह से फर्द जुर्म है, FIR है इसहाक डार के खिलाफ। और चूंकि आपको जो ऑपरेशन अब दहशतगर्दी के खिलाफ हम शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए भी फंड्स चाहिए, मैसिव आपको रिसोर्स चाहिए, तो फिर आप कहां से वो रिसोर्स लेके आएंगे। और फिर इसी एलामिया में यह भी कहा गया कि आपकी मईशत आपके दिफा से जुड़ी होती है। तो इसका मतलब यह है कि फौजी क़यादत भी ये समझती है कि पिछले 8 महीने में मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं, इसी वजह से इसको एजेंडा नंबर 1 रखा गया। यानी फौजी क़यादत के इजलास में एजेंडा नंबर 1 रखा गया और फिर फौज ने अपनी जानिब से कितने इकदाम तजवीज़ किए, जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि कंसेंसस से ये इकदाम तजवीज़ किए गए कि जो आपका निचला तबका है उसको कैसे रिलीफ दिया जाए, कैसे आप एक टारगेटेड अपने अहदाफ मुकर्रर करें और फिर उनके लिए प्लान करें कि किस तरीके से ये अहदाफ जो है वो अचीव करने हैं। तो ये इटसेल्फ आप ये कह लें कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ FIR है। इसकी एक अंदरूनी कहानी और भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का टाइम ज्यादा हो गया है तो इसको अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।